गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10th में हमारा गोल है 7/7 और उस गोल को अचीवमेंट करने के लिए इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, पहले का 7वां जो ज्ञान संबंधित होगा 1 नंबर का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा 11वां आएगा, वो भी ज्ञान संबंधित होगा और 2 नंबर का होगा। और जो एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आएगा 23वां, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड 2023 का अंतिम क्वेश्चन होगा और ज्ञानोपयोगी और कौशल से मिलकर बना होता है, अर्थात ये 4 अंक का प्रश्न होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं दावा नहीं वाण देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 आएगा वो प्रकाशी आएगा और क्वेश्चन नंबर 23 भी प्रकाशी आएगा और क्वेश्चन 1 में ये 7 नंबर में 6 का भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, परंतु ये आएगा जरूर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो गोल है 7/7 को जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ध्यान में रख के हम करेंगे तो हमें आसान रहेगा और हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं कम समय में। और पहला प्रश्न है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम में वर्णों की संख्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो प्रकाश का दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 रंग होते हैं और उनको हम लिखते हैं विबग्योर। विबग्योर, देखो विबग्योर। तो अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा 6। अब देखो इसमें कुछ अध्ययन कर लेते हैं। अब जब दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं तो इनमें जो पहला रंग होता है वो होता है बैंगनी, और जो अंतिम रंग होता है वो होता है लाल। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन की होती है और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो 7800 एंगस्ट्रॉन की होती है। इससे साफ स्पष्ट है कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जितने भी खतरनाक जगह होती हैं वहाँ पर लाल रंग लगाया जाता है, ताकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने से वो हमें स्पष्ट दिखाई दे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि खतरनाक जगहों के जो बिंदु होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं। तो उसका कारण यही होगा क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होने से उनकी विजिबिलिटी अधिक होती है और वो हमें साफ दिखाई देते हैं। और जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उनकी आवृत्ति क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उनकी आवृत्ति क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जिनकी तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है उनकी आवृत्ति मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, धुएं के आर पार किसी दूरी स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है। झिलमिल करते हुए दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अब देखो, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं और भी हैं, जैसे गिलास में रखे सिक्के का, पानी से भरे गिलास में रखे सिक्के का पेंदे से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना, वो भी अपवर्तन की घटना है। पानी में रखी छड़ का टेढ़ी दिखाई देना, वो भी अपवर्तन की घटना है। ये घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि मैंने ये प्रश्न लिखा यही अपवर्तन के रूप में आ जाए, और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो देखो, पहला इसमें पॉइंट था परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण
अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो अपने अभिलंब से जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और फिर पुनः उसी माध्यम में जितने कोण पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन। और परावर्तन में आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और साथ में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण भी होता है। यह भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार पूछा जाता है कि परावर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, ये आपका कोई अंतरापृष्ठ है और ये कोई आपतित प्रकाश की किरण है, आपतन बिंदु पर ये उसका अभिलंब है। तो ये अभिलंब से, इसका वास्तविक पथ तो ये था, परंतु ये कई बार तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, कई बार अभिलंब से दूर हट जाती है। कई बार अभिलंब से झुक जाती है, कई बार अभिलंब से दूर हट जाती है। अब जो इसका आपतन कोण है और ये इसका अपवर्तित कोण है, तो कई बार तो अपवर्तित कोण आपतन कोण से कम होता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि आपतन कोण अभिलंब से, अपवर्तित कोण आपतन कोण से ज्यादा है तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इससे एक कारण स्पष्ट हो गया है, यदि I > R है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो विरल से सघन में जा रही है, और यदि I R है, इसका मतलब है वो सघन से विरल में जा रही है। इसका अर्थ तो क्या हुआ? विरल से सघन में जा रही है, और इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी यहां पर भी परावर्तन के नियम है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे जो इसमें नियम है वो है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, जिसे हम म्यू से लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें है विवर्तन। नेक्स्ट क्या है? विवर्तन। जब प्रकाश किसी पथ से गुजरता है तो उसके माध्यम में छोटा अपारदर्शी वस्तु के किनारों से प्रकाश का जाना ही विवर्तन कहलाता है। जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश आ रहा है आपका, और यहां पर कोई छोटा अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है, कोई छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हुई है। तो अब ये प्रकाश क्या है? इसके किनारों से अपने पथ को परिवर्तित कर लेता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। दूसरी है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, जो आपका जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह इन 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस क्रम को क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल का अपवर्तनांक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपवर्तनांक है वो बर्फ का होता है, और ये वाला जो है वो आपका जल का अपवर्तनांक होता है। और ये जो अपवर्तनांक है 2.42 ही रेखा होता है, और ये वाला जो अपवर्तनांक है 1.36 एल्कोहल का होता है। इसके अलावा देखो 1.52 ये आपका जो अपवर्तनांक होता है वो
ब्राउन कांच का होता है, ब्राउन कांच का। ये सब मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि जल का अपना की जगह बर्फ का पूछ सकता है, एल्कोहल का भी पूछ सकता है, हीरे का भी पूछ सकता है और ब्राउन कांच का भी पूछ सकता है। अब देखो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो वैसे तो वास्तविक तो 1.003 होता है, परंतु इसे लगभग हम क्या मान लेते हैं 1। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यदि मैं इस 3 × 8 को रिप्रेजेंट करूं, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इन 3 जीरो को मीटर, 1 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1 2 3 4 2 2 4 5 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक बोलो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल जाएगी प्रकाश की किरण। का आंसर हो जाएगा प्रकाश को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश स्वयं को नहीं देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब प्रकाश को माध्यम के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है। अब देखो बी पार्ट देखिए, ये आपका कोई बिंदु इस पर अभिलंब आपतित हो रहा है, तो आपतित बिंदु पर अभिलंब भी यही होगा। आपतित बिंदु पर अभिलंब भी होगा तो ये पुनः परावर्तित भी हो जाएगा। अर्थात जब प्रकाश दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंब आपतित होता है तो क्या होता है, उसके प्रकाश के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश के पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस की समता का क्या अर्थ है तथा इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, कहते हैं फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की समता कहते हैं। पुनः रिपीट करता हूं, फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की समता कहते हैं, जिसे गणित में लिख सकते हैं, समता को हम P से लिखते हैं, P बराबर 1/f, या f क्या है, फोकस दूरी है, P क्या है, समता है। तो लेंस की समता बराबर 1/ फोकस दूरी, या कह सकते हैं फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की समता कहते हैं। f यदि मीटर में है तो P का SI मात्रक 1/ मीटर या 1 प्रति मीटर होगा, और 1 प्रति मीटर को हम बोलते हैं डायोप्टर, और इसे D से लिखते हैं। कई बार पता है डायोप्टर किसका मापन करता है, तो डायोप्टर किसका मापन करेगा, लेंस की समता का। डायोप्टर से किसका मापन करते हैं, लेंस की समता का। देखो ये प्रश्न ऐसा भी है और ये प्रश्न ऐसा भी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डायोप्टर की परिभाषा आपने लिखा ही नहीं है। ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है, ये आपके कोरिलेशन पर डिपेंड करता है कि हमने जो प्रश्न याद करे हैं उनका उपयोग उत्तर पुस्तिका में उत्तर देते हुए कैसे करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। ड्राइवर का रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए, IMQ स्पष्ट कीजिए। देखो ड्राइवर को रात्रि के समय कम आवृत्ति के प्रकाश का या कम आवृत्ति के प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कम आवृत्ति का प्रकाश पुंज ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति पर कम प्रकाश डालेगा, जिससे उसे स्पष्ट दिखाई देगा और कम दुर्घटनाएं होंगी। फोर्थ क्वेश्चन है,
आवर्धन समता को समझाइए। आवर्धन समता, आवर्धन ही बोल सकते हैं या आवर्धन समता बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में से, और एम से प्रदर्शित करते हैं। और एम बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो परिभाषा हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन समता कहते हैं और इसे एम से लिखते हैं। आवर्धन समता का अध्ययन हम दो रूपों में करते हैं, पहला दर्पण के लिए और दूसरा लेंस के लिए। अब देखो, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/u प्लस v, या मैं इसको भी लिखता हूं v प्लस u। और लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेस मतलब माइनस, लेस मतलब माइनस, लेस यानी कम। अब यहां पर जो m बराबर होता है वो होता है hi/h0 बराबर माइनस v/u, और लेंस में होता है m बराबर hi/ho बराबर v/u। ये तो हमारा आवर्धन समता का सूत्र हो गया, और ये दर्पण का सूत्र हो गया लेंस, और ये लेंस की आवर्धन समता। ये दर्पण का सूत्र और दर्पण की आवर्धन समता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आंकिक प्रश्न भी इस टाइप में आ सकता है, तो आपको मान रख के निकाल लेना है। इनकी जो चिन्ह परिपाटी है वो मेजर क्वेश्चन में मैं अध्ययन करवाऊंगा आपको। अब यहां पर आवर्धन समता का जो अर्थ है वो हम देखते हैं। देखो, यदि आवर्धन समता प्लस माइनस और संख्यात्मक मान आती है तो हम प्लस और माइनस से अर्थ निकालेंगे। यदि प्लस आ रहा है, यदि m का मान प्लस आ रहा है, यदि m का मान माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है तो प्रतिबिंब आभासी वह सीधा होगा, और यदि माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक वह उल्टा होगा। यह हम अर्थ निकालते हैं। देखो, केवल और केवल चिन्ह से देखना है, और यदि हम संख्यात्मक मान से देखें, केवल संख्यात्मक मान से, चिन्ह को नहीं देखना है, चिन्ह को नहीं देखना है, रिपीट माय लैंग्वेज, चिन्ह को नहीं देखना है, केवल संख्यात्मक मान देखना है। यदि m का संख्यात्मक मान ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, या m बराबर 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि m का संख्यात्मक मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक होगी। यदि आवर्धन समता का संख्यात्मक मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से छोटी होगी, और यदि m का संख्यात्मक मान 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई समान होगी, जैसा कि समतल दर्पण में होती है। दूरी है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। एक नंबर तो आपका ये हो गया। दूसरा नंबर, वक्रता त्रिज्याएं R1 वह
R2 पर भी निर्भर करती हैं। तो किस कारण उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यह बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, जो दूरदृष्टि दोष है, जैसे मान लो कि मेरा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आंख का क्या है, लेंस है। तो इससे जो किरण आएगी यहाँ पर, यहाँ सीधी निकल जाएगी और रेटिना पर जाके हो जाएंगी, फोकस को कर देंगी। अब ये ऑब्जेक्ट से लेंस तक की जो दूरी होती है आंख की, वो 25 सेंटीमीटर होती है और ये फिक्स होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी वस्तु से आंख के लेंस तक की दूरी कितनी होती है, तो होती है 25 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में तो वस्तु साफ दिखाई देती है। अब देखो यहां पर दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो यहाँ रेटिना पर नहीं बन के यहाँ बाहर बनती है, वो रेटिना पर नहीं बन के क्या बनती है, बाहर बनती है, जिससे क्या अभिनेत्र की फोकस दूरी बढ़ने से आकार बढ़ जाता है। दूसरा, नेत्रिका गोलक का आकार छोटा होना। ये जो नेत्रिका गोलक है इसका आकार छोटा होने से भी दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो दूरदृष्टि दोष है उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है, जो वास्तविक मीनिंग है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आप पुनः सुन लीजिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि उत्तल लेंस की लेंस समता प्लस में होती है और अवतल लेंस की लेंस समता माइनस में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित प्रश्नों की संभावना है। पहला प्रश्न है, गोले दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए। अब देखो, जो आपका गोले दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। गोले जो दर्पण होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी पृष्ठ गोली होती है उसे हम गोले दर्पण कहते हैं। और ऐसा गोले दर्पण जिसमें अंदर की पृष्ठ परावर्तक हो और बाहर की पृष्ठ खुरदरी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं और इसके उल्टे को उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का चित्र होता है आपका इस प्रकार होता है। इसकी अंदर की जो पृष्ठ है वो चिकनी होती है, बाहर की पृष्ठ खुरदरी होती है। इसको हम बोलते हैं MN और इसे कहते हैं द्वारक। और इस द्वारक के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। और जो इस प्रकार का पार्ट होता है जिसका बाहर का पृष्ठ चिकना और अंदर का पृष्ठ खुरदरा हो, यह भी द्वारक होता है।
और इसका मध्य बिंदु भी क्या होता है, दूर भी होता है। इसे पीछे लिखते हैं और इसे पीछे लिखते हैं, पोल। देखो ये जो वक्रीय पृष्ठ होता है वो किसी न किसी गोले का भाग होता है, तो इस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। ये गोला भी किसी न किसी का भाग होता है, इसका जो केंद्र होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से दूरव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। वक्रता केंद्र से दूरव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। और वक्रता केंद्र और दूरव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि चाहे ये आपका अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण है और ये वाला उत्तल दर्पण है। देखो उत्तल और अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखाएं आती हैं, अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की जो समांतर रेखाएं आती हैं वो फोकस को टारगेट करते हुए परावर्तित हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्या है, फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु से दूर तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब यहां पर क्या होती है, ये फोकस को टारगेट करती हुई इस बिंदु पर जो अभिलंब होगा वो तो टारगेट करेगा वक्रता केंद्र को, इस प्रकार चल जाएगी, ये फोकस को टारगेट करते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। और यहां पर ये इसको टारगेट करते हुए जाएगी, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और यहाँ पर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से तो फोकस से गुजरती है और उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब देखो इसमें जो चिन्ह परपाटी होती है वो हम ध्रुव से करते हैं। चिन्ह परपाटी कहाँ करते हैं, ध्रुव से करते हैं। ध्रुव के बाईं ओर प्लस में और दाईं ओर माइनस में, या यूं कह सकते हैं जिधर से किरण आती है यदि उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में और उसकी दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में। तो ऐसे यहाँ पर हम इधर जाएंगे तो माइनस की और इधर जाएंगे तो प्लस की। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस प्लस में होता है और इसका फोकस दूरी माइनस में होती है, क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर स्थित है, ये दर्पण के दाईं ओर स्थित है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में। जबकि दोनों की बिंब से दूरियां माइनस में होती है, क्योंकि बिंब इधर रखा होगा, इधर बिंब रखा होगा, तो दूरियां क्या होंगी, माइनस होगी। अब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ये चिन्ह परपाटी हो गई इसकी। इसमें चिन्ह परपाटी में ध्यान रखना कि दूरियों का मापन हम सदैव ध्रुव से करते हैं। यदि ध्रुव से हम प्रकाश की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में, यदि प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट। देखो स्टूडेंट्स, इसके जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण है और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण 6 होते हैं। जब बिंब अनंत पर स्थित हो, जब बिंब सी से परे हो, जब बिंब सी पर हो, जब बिंब सी और एफ के मध्य हो, जब बिंब एफ पर हो, जब बिंब एफ और पी के मध्य हो। तो इस प्रकार 6 स्थितियां होती है। यहाँ पर 2 स्थितियां होती है उत्तल लेंस में। जब जो क्वेश्चन है बी पार्ट इसका, गोल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर बिंब रखा है। अभी मैंने बताया था कि चाहे बिंब अवतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण का हो, वो सदैव माइनस में रहता है। तो यूं या क्या हो जाएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब दर्पण से ठीक पीछे रखा है, प्रतिबिंब दर्पण से ठीक पीछे दूरी पर बनता है, तो v क्या हो जाएगा, पीछे बनता है, मतलब दूर से इस साइड बन रहा है, तो इस साइड में दूरी क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब दर्पण सूत्र क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f बराबर 1/u माइनस 20 प्लस 1/4। एलसीएम आ जाएगा 20
-1 प्लस 5 का 20 और 5 एकम 5, तो ये जाएगा 4/20। तो 1/f बराबर आ गया 4/20। तो डेट सिंप्लाइज f बराबर 20/4। तो डेट सिंप्लाइज f बराबर क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से स्पष्ट है कि जो फोकस दूरी है वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। और फोकस दूरी प्लस में किस में आती है, उत्तल लेंस में आती है, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस ध्रुव के दाईं ओर बनता है, जबकि अवतल लेंस में फोकस ध्रुव के बाईं ओर बनता है। अतः इसलिए मतलब क्या हो गया, प्रश्न पूछा था कि उत्तल दर्पण उत्तल है या अवतल है, तो दर्पण क्या है, दर्पण उत्तल है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यदि दर्पण उत्तल है तो देखो प्रतिबिंब की प्रकृति हम आवर्धन क्षमता से भी निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है -v/u। माइनस v कितना है, v आपका है 4, v4, और u कितना है -20। तो कितना जाएगा 1/5 अर्थात 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो प्लस चिन्ह तो किसे दिखाएगा, आभासी और सीधा। इसका जो प्लस चिन्ह है वो किसे दिखाएगा, आभासी व सीधा। आकार क्या दिखाएगा, ये देखो m<1 है, तो क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा। थर्ड की और नेक्स्ट क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि r बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी, और 2 इंटू फोकस दूरी कितनी आ गई 5 सेमी, तो 10 सेंटीमीटर क्या जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। तो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो government.vlogs यूट्यूब चैनल पर जाकर इससे संबंधित वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, पॉज कर करके। आपको उसमें हाईलाइट पर देखना है ताकि विजिबिलिटी साफ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाइए। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, लेंस। जो लेंस है वो एक अपवर्तन का उदाहरण है, दर्पण है वो परावर्तन का उदाहरण है। देखो जब कोई प्रकाश अंतरा पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके 3 रीजन हो सकते हैं। वो परावर्तित हो सकता है, वो अपवर्तित हो सकता है, वो इस बिंदु पर अवशोषित हो सकता है। परावर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं, उसका उदाहरण होगा दर्पण। अपवर्तित होता है तो उसका उदाहरण होगा लेंस। यदि अपने पृष्ठ पर अवशोषित होता है तो उसका उदाहरण होगा पर्णहरित। और ये 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण में परावर्तन का अध्ययन करते हैं और लेंस में अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। लेंस है उसकी बनावट इस प्रकार की होती है, ये किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। अवतल लेंस ये जैसे इसका उल्टा होता है, ये किनारों से मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो ये तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर है। अब जो अवतल लेंस है, जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बड़ा साइज बना लेता हूँ,
और उत्तल लेंस है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा साइज में डालता हूं। ये देखो, ये इधर वाला पार्ट भी किसी न किसी गोले का भाग है और ये भी किसी न किसी गोले का भाग है। इसका त्रिज्या मैं मान लेता हूं R2 और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं मैं R1, और R1 R2 को मिलाने वाली रेखा यहां होता है इसका ये प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। ऐसे ही अवतल दर्पण भी किसी न किसी गोले का भाग होता है और ये भी किसी न किसी गोले का भाग होता है। ये थोड़ा सा मैं जल्दबाजी कर दी यहाँ पर। इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से जहाँ पर काटती है वो क्या होता है आपका प्रकाशिक केंद्र O, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर O बोलते हैं। जहाँ दर्पण में हम ध्रुव से दूरी का मापन करते हैं वहीं लेंस में हम प्रकाशिक केंद्र से दूरियों का मापन करते हैं। यदि प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर जाएंगे तो दूरियां ऋणात्मक होगी, दाईं ओर जाएंगे तो दूरियां धनात्मक होगी। प्रकाश मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। और जो इसके लेंस के जो प्रतिबिंब निर्माण है उनको समझने के लिए आप मेरे government.blogs की प्लेलिस्ट में जाकर इनको आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पर तो फोकस पे मिलती है, यहाँ पर फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये होगा आपका फोकस। और फोकस से प्रकाश केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को प्रकाश दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब दूसरा बी पार्ट है, एक अवतल लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। देखो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा है, इसका मतलब m का मान ऋणात्मक होगा और वो 4 गुना होगा। ये इसका बी पार्ट है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो बिंब की ऊंचाई की 4 गुना है। और दूसरा क्या दे रखा है, उत्तल लेंस से दूरी u कितना दे रखा है, -15 सेमी दे रखा है। देखो हमने देखा है कि चाहे लेंस कौन सा भी हो बिंब की दूरी सभी से क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब हम क्या जानते हैं, m बराबर v/u, m का मान -4, v का मान मालूम नहीं, u का मान -15, तो डेट सिंप्लाइज v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस, 15 चौकू 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है 60 माइनस 1/u कितना है -15, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 15 चौको 60, तो ये जाएगा 5/60। तो डेट सिंप्लाइज f बराबर कितना जाएगा, 60/5 बराबर 12, अतः फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। और देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है और अवतल लेंस की दूरी हमेशा माइनस में होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं मेहनत करके इतनी वीडियो बना रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ और पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि आपका गोल 7/7 अटेम्प्ट हो जाएगा यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो धन्यवाद।